तो कैसे होगा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो ब्लैक जिप टाइगर था यानी कि मो यू है, वो अपने 3 बच्चों को लू फेंग का सर्वेंट बनाने के लिए लाया था। अगर इनमें से कोई एक लू फेंग के टेस्ट के अंदर खड़ा उतरता है तो लू फेंग उसे अपना डिसाइपल भी बनाने के लिए तैयार था। अब आगे हमें वो तीनों के तीनों बच्चे मो यू हुई के साथ लू फेंग के केव के बाहर देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली जिस जगह पे ये लोग आए थे यानी कि जिस जगह पे लू फेंग का केव था, यहाँ पे बस इटरनल चॉस लेवल के वॉरियर्स होते थे, उन्हीं का केव रहा करता था। तो डेफिनेटली यहाँ की जो एनर्जी लेवल थी वो काफी ज्यादा हाई थी। जब मो यू हुई के बच्चे इस जगह का एनर्जी लेवल को देखते तो वो काफी तो शॉक होते और वो कहते हैं कि उनके फादर ने सही में उनके लिए काफी कुछ किया है और इतनी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी मिलना, इस जगह के ऊपर पाव भी रखना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वो अपनी जी जान लगा देंगे ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से सीज कर सके। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तीनों के तीनों भाई होता है, ये तीनों के तीनों एज में डिफरेंट होते हैं। यानी कि एक सबसे ज्यादा बड़ा भाई होता है, एक उससे छोटा होता है और तीसरा उससे ज्यादा छोटा होता है। तो जो बीच वाला भाई होता है वो मन ही मन सोचता है कि उसके बड़े भाई और छोटे भाई ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो इन लोगों की सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये लोग सिलेक्ट हो जाए। बट स्टिल इसके बाद भी वो हार नहीं मानेगा एंड वो डेफिनेटली एक ट्राई तो देगा इन सब चीजों के लिए। बट स्टिल वो मन ही मन सोचता है कि उसका जो बड़ा भाई है उसके अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट है, पता नहीं जो सुप्रीम लॉर्ड है वो किस बेसिस के ऊपर अपने डिसाइपल को चूज करेंगे। जहाँ ये तीनों अपने दिमाग के अंदर अलग अलग तरीके के ख्याली पुलाव पका रहे थे, वही इनके जो फादर थे मो यू है, वो ऑलरेडी लू फेंग के घर का दरवाजा बजा चुका था। कुछ टाइम के बाद दरवाजे के ऊपर हम लोगों को मोर्शा देखने के लिए मिलता है जो कि इन सब लोगों को वेलकम करता है। इसके बाद जो मोयो है और उसके 3 बच्चे होते हैं वो उस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड जैसे ही वो यहाँ पे एंटर करता है उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल चॉस और फील होता है कि जिस जगह पे इन लोगों की ये सारी केव्स बनी थी जस्ट उसके पीछे ही चॉस केव माइंस थी, यानी कि जो चॉस क्रिस्टल्स होते हैं उनकी माइन। इसके बाद ये कुछ ही टाइम के बाद लू फेंग के सामने आ जाते हैं। लू फेंग के सामने आते ही ये सबके सबसे पहले सर झुकाते हुए लू फेंग को ग्रीट करते हैं। इसके बाद लू फेंग इन तीनों की तरफ देखता है एंड फिर कहता है कि तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो 9th लेवल के ऊपर है ट्रू गॉड के, एंड जो बाकी के 2 लोग हैं वो 6th लेवल के ऊपर है ट्रू गॉड लेवल के। बट मेरे लिए इस वक्त ये सारे जो लेवल वगैरह है ये पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, एज लॉन्ग एज तुम तीनों में से किसी एक के अंदर टैलेंट और पोटेंशियल हो। पावर हासिल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद लू फेंग इन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम तीनों में से किसी एक को अपना सर्वेंट बनाऊंगा एंड वो जो सर्वेंट होगा जब वो मेरे सारे के सारे टेस्ट पास कर लेगा उसके बाद उसे मेरा डिसाइपल बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है जिसका नाम मोया लाई फैंग होता है, वो आगे अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है हम समझ सकते हैं, आफ्टर ऑल एक इटर्नल ट्रू गॉड का डिसाइपल बनना इतना ज्यादा आसान तो नहीं होने वाला। हम तीनों भाई आपके टेस्ट देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। लू फेंग कहता है 1 मिनट, तुम इससे पहले कि अपने ख्याली पुलाव पकाओ मैं तुम्हें कुछ बता दूं कि जो भी मेरा सर्वेंट बनेगा उसके बाद वो बंदा अपने लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार जो मेरा सर्वेंट बन गया वो बन गया, फिर वो अपने बात से बैक ऑफ नहीं कर सकता। सेकंड थिंग, जो भी मेरा सर्वेंट बनेगा उसकी जिंदगी और मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाला। डेफिनेटली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बट अगर तुम मेरा सर्वेंट बनने की सोच रहे हो तो तुम्हें हमेशा मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड में भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम लोगों को बचा भी ना पाऊं। तभी जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है कि हाँ हम मौत से नहीं डरते, हमें बस इस चीज का डर है कि हमें कोई फ्यूचर के अंदर और ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद इनमें से जो सबसे ज्यादा छोटा भाई होता है वो कहता है थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, क्या मैं सुप्रीम लॉर्ड से ये पूछ सकता हूँ क्या आपके सही में काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के एनिमीज है? लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मेरे काफी सारे दुश्मन है एंड वो मेरे को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन वो तुम लोगों को पकड़ के टॉर्चर भी कर सकता है। सो तुम्हें फ्यूचर के अंदर होने वाली सारी सिचुएशंस के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। चीज सुनते जो सबसे छोटा वाला होता है वो थोड़ा सा डर जाता है एंड फिर वो कहता है कि फादर मैं गिव अप करता हूँ। भाई जो ब्लैक स्ट्रिप टाइगर होता है यानी कि इनका फादर, जब वो देखता है कि उसके सबसे छोटे बच्चे ने सबसे पहले हार मान लिया है तो इस चीज से उससे ज्यादा आशंका नहीं होती, बिकॉज वो सबसे लास्ट के अंदर बॉर्न हुआ था और उसकी बॉर्न होने की जो कंडीशंस थी वो भी थोड़ी सी अलग थी एंड इसे काफी ज्यादा लाड से पाला गया है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रह के ग्रो करना ज्यादा अच्छी से प्रेफर करेगा। मतलब कुल मिला के जो छोटा वाला था ये अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहता था। वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है एक्चुअली मैं थोड़े से शांत माहौल के अंदर कल्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी और मौत से लड़के गुजारनी पड़े। के बाद जो लू फेंग होता है वो इन तीनों की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है चलो ठीक है 3 में से 1 गया, अभी बचे तुम दोनों। के बाद लू फेंग उनके सामने और थोड़ी सी सिचुएशन रखता है। वो कहता है कि जो भी मेरा डिसाइपल बनेगा उसे मैं किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग गाइडेंस नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। ये चीजें वो दोनों भाई सुनते हैं तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लू फेंग कहता है कि तुम लोगों को अपने लॉस को खुद से कॉम्प्रहेंड करना पड़ेगा एंड जब तुम दोनों में से कोई एक 10 बेसिक लॉस को पास कर लेगा उसी के बाद ये फर्स्ट टेस्ट खत्म होगा, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे क्योंकि उसके बाद भी तुम्हारे कुछ और टेस्ट होंगे।
जो उन सारे टेस्ट को भी क्लियर कर जाएगा, एट द एंड वो मेरा डिसाइपल बनेगा। सबसे बड़ा वाला भाई इन सब चीजों के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा स्टन रह जाता है, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी गाइडेंस के, बिना रिसोर्सेज के वो 10 बेसिक लॉज को कैसे कॉम्प्रहेंड करेगा। ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर एक तरीके से इम्पॉसिबल भी आप समझ सकते हो। गाइस ये सारे जो क्रिएचर्स है वो अपनी ब्लड लाइन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, एंड इसके थ्रू वो आसानी से ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस या फिर लगभग 14 रिलम तक पहुंच सकते हैं। बट जो लू फेंग है वो इन्हें लॉ को कॉम्प्रहेंड करने के लिए कह रहा था, जो कि डेफिनेटली उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर ये लोग अभी लॉ को कॉम्प्रहेंड करते तो ये चीज उनके लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। उनकी जो फ्यूचर की डिफिकल्टीज है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। वो बड़ा वाला लड़का कहता है कि हम बचपन से ब्लड लाइन कल्टिवेशन को फॉलो कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, एंड हमारी पूरी जिंदगी उसी चीज को प्रैक्टिस करते हुए गई है। उन बेसिक लॉज को प्रैक्टिस करना लिटरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड बिना किसी रिसोर्सेज के और बिना किसी गाइडलाइन के ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज को कर पाएंगे। लू फेंग कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो डेफिनेटली तुम मेरे डिसाइपल नहीं बन सकते, मुझे माफ करना। अगर इवन तुम 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड कर भी लेते हो, उसके बाद भी तुम्हारे सामने और भी काफी सारे टेस्ट होंगे। सब चीजें सुन के जो बड़ा वाला होता है उसकी भी फट जाती है, एंड वो भी मना कर देता है। एंड यहाँ पे बस बीच वाला लड़का बचा था, यानी कि जो मिडिल एज का था। से तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक था, लेकिन उसके बाद भी ये लास्ट तक खड़ा रहा। जिसके बाद लू फेंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम ट्राई देना चाहोगे या फिर तुम भी हार मानना चाहते हो। वो जो बीच वाला लड़का होता है जिसका नाम मू यू क्विंग यान होता है, वो अपना सर झुकाते हुए कहता है सुप्रीम लॉर्ड मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। इस सुन के जो लू फेंग होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। डेफिनेटली वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर ये था, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर हिम्मत सबसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए तो ये अपने सामने आने वाले डिफिकल्टीज से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। इसके बाद लू फेंग कहता है चलो ठीक है, फिर आज से तुम मेरे सर्वेंट। इसके बाद वो जो ब्लैक जेड टाइगर होता है, यानी कि इन लोगों का फादर, और ये तीनों के तीनों सर झुका के लू फेंग को ग्रीट करता है। वही इन लोगों का जो फादर होता है वो भी थोड़ा सा शॉक होता है। उसे सही में नहीं पता था कि उसका जो सबसे कमजोर वाला बेटा है वो लू फेंग के उन सारे डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए मान जाएगा। बट वो स्टिल खुश था कि एट द एंड उसका एक बेटा तो है जो कि लू फेंग के उन पाथ्स के ऊपर चलने के लिए तैयार है। इवन लू फेंग जैसे ग्रेट इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर का एक सर्वेंट बनना भी ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। लू फेंग मू यांग किंग यांग की तरफ देखते हुए कहता है कि आज से तुम यहीं पे रहोगे। इसके बाद उसके फादर और उसके दोनों भाई टाटा बाय बाय करके और थोड़ा गले वेले मिलके यहाँ से चले जाते हैं। इन सब लोगों के जाने के बाद लू फेंग एक बार फिर से मू यांग किंग यांग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तुम्हें गाइड नहीं करने वाला, ना ही मैं तुम्हें कोई रिसोर्सेज दूंगा। तुम्हें खुद से कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तुम्हें 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे और भी काफी सारे टेस्ट होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना डिसाइपल रिकॉग्नाइज करूंगा। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और मेरे बाद अगर तुम्हारा कोई और मास्टर है तो वो है लुओसा, यानी कि मोरुशा। गाइस लू फेंग ने भले ही मना कर दिया हो कि वो कोई भी रिसोर्स या फिर कोई भी गाइडलाइन इस बंदे को नहीं देगा, बट लू फेंग ने ये कभी भी नहीं कहा कि जो मोरुशा है वो भी कोई भी रिसोर्सेज या फिर कोई भी गाइडलाइन इसे नहीं देने वाला। तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा आगे जाके कि जो मोरुशा है वो मू यू किंग यांग को कल्टीवेट करेगा। मोरुशा ही इस बंदे को ट्रेन भी करेगा। इसके बाद ये जो मू यू किंग यांग होता है वो मोरुशा को भी ग्रीट करता है और लू फेंग को भी ग्रीट करता है, एंड मोरुशा को भी अपना मास्टर कह के बुलाता है। जो लू फेंग होता है वो जाते जाते मोरुशा की तरफ देखता है और कहता है लुओसा इसकी मदद करना इसे सिखाने के लिए। इसके बाद वो ऐसे चला जाता है। भाई जो मोरुशा था वो भी काफी ज्यादा खुश था। वैसे तो ये हमेशा छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता रहता था, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करता है। ये अभी उसके अंडर में भी एक बच्चा आ चुका था जिसको उसको पालना था। इसके बाद मोरुशा उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है बच्चे आजा, अभी मैं तेरे को सिखाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करना होता है। वही जब लू फेंग दूर से इस सीन को देखता है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है कि जो मोरुशा है वो अभी काफी ज्यादा खुश है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो मोरुशा है वो अपने डिसाइपल्स के लिए इस तरीके की काफी ज्यादा हार्ड ट्रायल्स क्यों सेट करता है, क्योंकि इवन जो मास्टर जाओ शेंकी थे उन्होंने भी लू फेंग को कुछ इसी तरीके से ट्रेन किया था। उन्होंने भी लू फेंग को कोई भी रिसोर्सेज या फिर कोई भी गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की थी। जो भी लू फेंग के पास था लू फेंग ने खुद अपने बलबूते के ऊपर पाया था। इवन जो स्टार्ट आवर भी जो लू फेंग को मिला था वो लू फेंग ने खुद के दम के ऊपर पाया था, लाइफ एंड डेथ बैटल को सर्वाइव करके। उस हिसाब से देखा जाए तो लू फेंग के तो जिंदगी और मौत वाले ट्रायल्स हुए थे, तो उसके सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है। लू फेंग मनी मन सोचता है कि अगर ये मेरा डिसाइपल बनता है तो मैं इसे डेफिनेटली ब्लड लाइन कल्टीवेशन को फॉलो करने नहीं दूंगा, बिकॉज वो उसकी इतने ज्यादा काम नहीं आने वाली फ्यूचर के अंदर। ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो इन्वायरमेंट है वो सही में काफी अच्छा है अगर वो लॉज को कॉम्प्रहेंड करना चाहता है। इवन थॉट जो मोरुशा है वो भी उसको मदद करेगा
रही बात छोटे मोटे रिसोर्सेज की, तो वो भी मोरूशाई उसे प्रोवाइड कर देगा। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता, तो उसके बाद ये जो लड़का है ये पूरी तरीके से वेस्ट है एंड ये मेरा डिसाइपल बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को ब्लैक स्ट्रिप टाइगर देखने के लिए मिलता है, यानी कि मोजू है, जो कि अपने 2 बच्चों को लेके घर जा रहा होता है। वो अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम दोनों ने अपने पाथ्स को खुद चूज किया है, तो अभी रिग्रेट करने का कोई भी मतलब नहीं है। इनमें से जो सबसे बड़ा वाला भाई होता है, जिसका नाम मुयू लियू फैंग होता है, वो कहता है कि फादर, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बट मुझे डर था कि मैं कभी सक्सीड हो ही नहीं पाता। मैं ऑलरेडी 9th लेवल के ऊपर हूँ ट्रू गॉड के। जब तक मैं मेहनत करूंगा, मेरी चांसेस है कि मैं जल्दी एक वॉइड ट्रू गॉड बन जाऊंगा। बट अगर 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड करना गया, तो ये लिटरली पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज मैंने पहले भी इन 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड करने का एक बार ट्राई किया था, एंड वो मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा वाहियात डिसीजन था, क्योंकि मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया था। जो सबसे छोटा वाला होता है, वो कहता है, फादर, मैंने इस पाथ को चूज किया क्योंकि मैं अपना कल्टिवेशन थोड़ा शांति के अंदर करना चाहता था। मुझे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी डर के बिल्कुल भी नहीं गुजारनी थी, जहाँ पे किसी भी पल मेरी जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं थी। मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ। भाई इनके जो फादर होते हैं वो हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम में से किसी को भी रिग्रेट नहीं है तो अच्छी बात है। आफ्टर ऑल ये जो बच्चे हैं, इन लोगों को अपने लाइफ के डिसीजन खुद ही लेने हैं। इसके अंदर इनके फादर भी कुछ भी नहीं कर सकते। बट इसके फादर सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे मोयो किंग यांग के लिए। डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा वीक था, लेकिन उसके बाद भी उसने सबसे ज्यादा मुश्किल पाथ को चुना, एंड आगे जाके उसका जो सफर है वो डेफिनेटली इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। मैं एक केव का सीन दिखाया जाता है, जो कि डियो रोंग क्लैन का केव था। इसके अंदर एक बूढ़ा कहता है कि मेरी बेटी वो वापस से मॉली क्लैन के अंदर चली गई। वो और मॉली फ्यूयान, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त है। वो मेरे से ज्यादा टाइम मॉली फ्यूयान के साथ बिताना पसंद करती है। उसके फादर को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मॉली क्लैन था वो 5 मेजर फैमिलीज के अंदर आता था। तो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है अचानक से इस गुफा के अंदर एक काफी ज्यादा भयानक ऑरा फैल जाता है। पलक झपकते ये जो ऑरा है, ये इस गुफा के कोने कोने के अंदर फैल जाता है। अब ये जो बुढ़ा होता है, जिसका नाम डाई रोंगयांग होता है, इसके एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ये समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, या फिर यहाँ पे कोई काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस आई है, एंड उसके जो इंटेंशंस है वो डेफिनेटली अच्छे नहीं है। यहाँ पे वन थॉट यूनिवर्स का यूज किया गया था, जिसके कारण ये जो इनका केव था वो पूरी तरीके से एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के साथ आइसोलेट हो चुका था। मतलब अभी कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था, एंड ना ही कोई मैसेज छोड़ सकता था। तभी जो डियोरोंग होता है वो तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा खतरा महसूस हो चुका था, और उसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा मैजेस्टिक थी। वो एक क्रिएचर के अंदर चेंज हो चुका था। सामने वाले रेड फॉग के अंदर से एक बंदा बाहर आता है, एंड वो कहता है, मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मेडिसिन रिफाइनर के पास इस तरीके की बॉडी होगी। मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन क्या फायदा, आज तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुरंत काफी ज्यादा तेजी से आसपास का जो ऑरा होता है वो चेंज होने लग जाता है, और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। रोंगयांग चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, हम इस चीज को बात करके सुलझा सकते हैं। बट यहाँ का जो फ्लक्चुएशन और ऑरा होता है वो काफी ज्यादा थिक हो जाता है, और पलक झपकते ही जो डियो रोंगयांग होती है उसकी जो रियल बॉडी होती है वो एकदम से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक तरीके से वो मेल्ट हो जाती है, वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद चारों तरफ काफी ज्यादा खूंखार ब्लडी ऑरा फैल जाता है, एंड इस केव के अंदर जितने भी लोग थे, सर्वेंट वगैरह, वो सारे के सारे मर जाते हैं। हम लोग को हुआंग सिटी का लॉर्ड मेंशन देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो सिटी लॉर्ड होता है वो एकदम से थोड़े से परेशान से हो जाता है, क्योंकि उनको फील हो रहा था कि जो डियोंगरोंग क्लैन का जो केव था उसके अंदर से अचानक से कुछ अजीब तरीके की काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइन पावर महसूस हो रही है। लगता है कि उस एरिया के अंदर जरूर कोई काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मॉली क्लैन देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर उस बुढ़े की बेटी यानी कि डाओरांग की और मॉली फ्यूयान दोनों के दोनों बैठ के दारू पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। मॉली फ्यूयान जो कि मोली क्लैन से होती है वो कहती है कि मैं अपने बड़े भाई को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे इग्नोर करते रहता है, जो कि अपने होश के अंदर नहीं होती। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि चाइनीज के अंदर जो भाई होता है उसका कुछ और मीनिंग भी होता है। वही दूसरी तरफ जो डाओरोंग की होती है वो कहती है कि एक्चुअली मैं कमांडर मू लिक्जियाओ की डिसाइपल बनना चाहती थी, बट वो पता नहीं वो मुझे काफी ज्यादा कमजोर समझता है। बट उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं लॉर्ड लू हे की डिसाइपल बन सकूं, लेकिन वो भी मुझे कमजोर समझ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड इस वक्त जो डाओरोंग की थी वो भी काफी ज्यादा थोड़ी सी दुखी थी। लेकिन तभी जो डाओरोंग की होती है उसे तुरंत एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज उसे उसके फादर से मिला था। इस मैसेज के अंदर लिखा था कि जिसने मुझे मारा है वो ब्लड पाइथन ट्राइब का गिल्ड लीडर मू यान है, यानी कि वही प्रेसिडेंट जिसको लू फेंग ने अपने सामने झुका दिया था, एंड जिसने लू फेंग को 20,000 कॉस्मिक कॉइन दिए थे। वैसे तो जिस जगह पे वो बुढ़ा मरा था उस पूरे एरिया को बुरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया था। स्टिल गाइस, ये इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स है,
है, इनके पास जरूर कोई ना कोई एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन टोकन्स होता है जिनका इस्तेमाल वो लोग बस ऐसी सिचुएशन के अंदर करते हैं। डाओरोंकी की ये न्यूज सुनने के बाद पूरी तरीके से एकदम से हालत खराब हो जाती है एंड उसके आंखों के अंदर से आंसू टपकने लग जाते हैं, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो मॉली फियोन होती है वो इस चीज को महसूस कर लेती है। वो डाओरोंकी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ, क्या क्या कुछ बात है? जिसके बाद मॉली फियोन जो होती है वो डाओरोंकी को पकड़ के जोर जोर से हिलाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, उठो, तुम्हें क्या हो गया। के बाद अचानक से जो डाओरोंकी होती है वो मॉली फियोन की तरफ देखती है और कहती है, जाओ की मेरे फादर मर गए। जिसके बाद वो जोर जोर से मॉली फियोन को गले लग के रोने लग जाती है। मॉली फियोन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो डाओरोंकी होती है उसे अपने कुछ पास्ट के पल याद आते हैं। जब उसके फादर जिंदा थे तब वो एक बड़ी फैमिली की एक नोबल लेडी थी एंड वो बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चों को अपना दोस्त बनाया करती थी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को अपना मास्टर बनाना चाहती थी। इसलिए उसने पूरी सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यानी कि डेविल ली जाओ कमांडर को अपना मास्टर बनाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ उसने लू फैंग को भी अपना मास्टर बनाने की कोशिश की थी ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सके, जिसके बाद वो डार्क फोर्सेस को सप्रेस कर सके। डॉट इसके जो फादर थे वो भी एक इटर्नल ट्रू गॉड थे, बट उसके जो फादर थे वो एक ऑर्डिनरी मेडिसिन प्रैक्टिशनर थे, इसलिए वो अपने फादर को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती थी। इस तरीके से उसके फादर के डेथ की न्यूज सुन के ये काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, बिकॉज वो आफ्टर ऑल अपने फादर की काफी ज्यादा क्लोज थी। भले वो ये सब चीजें शो ऑफ नहीं करती थी, ना ही उसने ये सारी चीजें कभी अपने फादर को फील करने दी, बट उसके फादर भी जानते थे कि उनकी बेटी उनसे काफी ज्यादा प्यार करती है। वही जो मॉली फियोन होती है उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो याम्बो है यानी कि डाओरोंकी के फादर वो एक इटर्नल ट्रू गॉड है, तो वो इतने आसानी से कैसे मर सकते हैं, उन्हें किसने मारा होगा। डाओरोंकी कहती है ये सब साजिश है, उनका मर्डर हुआ है, उन्हें मारा गया है, उन्हें उस पाइथन ट्राइब के डेविल ने मारा है, उस प्रेसिडेंट ने उन्हें मारा है। अभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मॉली फियोन थी उसके भी फादर पीछे से आ जाते हैं। के फादर मॉली फियोन से कहता है याम्बो सही में मारा गया। ये जो याम्बो था इसके और मॉली के फादर काफी अच्छे खासे दोस्त थे। वो कहता है कि इस वक्त जस्ट अभी अभी मैसेज मिला है कि डाओरोंग क्लैन का जो केव था उसके अंदर जितने भी लोग थे इस क्लैन के अंदर वो सारे के सारे मारे गए। उस केव के अंदर कोई भी नहीं बचा, पूरे ब्रांच के अंदर पूरा का पूरा डाओरोंग क्लैन खत्म हो गया। बचे कुछ जो मेंबर्स है वो कोर मेंबर नहीं है, तो उनके जिंदा रहने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मॉली फियोन उसके फादर से पूछती है कि फादर उन्हें मारने वाला आखिर कौन है। उसके फादर कहता है कि हमें जो लास्ट मैसेज मिला था उसके अकॉर्डिंग वो ब्लड पाइथन गिल्ड के प्रेसिडेंट मू यांग है। उस केव के अंदर डाओरोंकी के फादर और साथ ही साथ हजारों से ज्यादा लोग थे, यानी कि ये सारे के सारे ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स थे एंड इन्हीं के साथ साथ काफी सारे वॉइड ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स भी थे, बट वो सारे के सारे मारे गए क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे लोग मारे गए और कोई भी जिंदा बच के बाहर नहीं आया। तो डेफिनेटली ये चीज कैसी हुई, किसने की, इस चीज का प्रूफ किसी के भी पास नहीं है। अभी जो मॉली फैंकी होती है वो कहती है लेकिन फादर अंकल ने तो ऑलरेडी मरने से पहले अपना मैसेज भेज दिया था। उसके फादर कहता है कि एक मैसेज के बेसिस के ऊपर जो सिटी लॉर्ड है वो किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर इस तरीके से शक नहीं कर सकते, और वो भी तब जब वो एग्जाम किसी प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन ट्राइब के लीडर के ऊपर लगाओ। ये इसलिए क्योंकि इवन कोई वहाँ पे ब्लड पाइथन ट्राइब के वो जो लीडर है उनकी शक्ल या फिर उनका भेष बदल के भी जा सकता है। तो इस चीज से ये पुष्टि नहीं होती कि उन्होंने डाओरोंकी के फादर को मारा है। जब डाओरोंकी इन सब चीजों को सुनती तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती और वो कहती है ये सब बकवास है, तुम मानो या ना मानो मेरे फादर कभी झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है कि उसी हरामजादे ने मेरे फादर को मारा है। वही मॉली फियोन के जो फादर होता है यानी कि मू ली मैंग वो कहता है तुम्हारे फादर के बाद ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी एक वॉइड ट्रू गॉड के लिए कि ये सारा का सारा बिजनेस तुम संभाल सको। हमारे फादर के बिजनेस के अंदर काफी सारी केव, काफी सारे शॉप और काफी सारे मेडिसिन स्टोर्स थे, बट तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लैन से जितना हो पाएगा वो उतनी तुम्हारी मदद करेगी इस सारे बिजनेस को समेटने के लिए। ऐसी मॉली फियोन इस चीज को सुनती है तो उसे लगता है कि उसके फादर इन सब चीजों का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, बट तभी उसके जो फादर होते हैं वो कहता है कि वो मेरा भी दोस्त था, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, डोंट वरी मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाऊंगा। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 20,000 कॉस्मिक सैंड के आसपास होगी जो कि यांग फैंग गिल्ड के अंदर तुम्हारे नाम के ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तुम्हारे लिए इस वक्त 20,000 कॉस्मिक सैंड इतना सारा लार्ज अमाउंट कैरी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये जो थी ये बस ऊपर की वैल्यू थी जो कि डाओरोंकी के नाम के ऊपर रजिस्टर थी। देखा जाए तो 20,000 कॉस्मिक सैंड ये भी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है किसी भी वॉइड ट्रू गॉड के लिए। इटर्नल ट्रू गॉड के भी कई बार पसीने छूट जाते हैं इस अमाउंट को पे करने के लिए। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो डाओरोंकी होती है वो इस वक्त इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती। उसके दिमाग के अंदर तो कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है कि वो अपने फादर का बदला किस तरीके से लेगी। उसके बाद वो मॉली फियोन के फादर की तरफ देखते हुए कहती है कमांडर मॉली आप बस मेरी एक मदद कीजिए, मुझे ये सारे कॉस्मिक सैंड और ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसके फादर समझ जाता है कि डाओरोंकी उसने क्या कहने की कोशिश कर रही है।
वो उन्हें पहले ही रोकते हुए कहता है कि बदला लेना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आफ्टर ऑल इस वक्त तुम पूरी तरीके से अकेली हो चुकी हो एंड पाइथन ट्राइब के प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड नहीं है। आखिर पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर ऐसा कौन होगा जो कि उनसे भिड़ने की हिम्मत करेगा। अब से तुम मॉली क्लैन के अंदर रहो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और रही बात तुम्हारी फादर की, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ एविडेंस इकट्ठा कर सकूं और उस प्रेसिडेंट को गिल्टी प्रूव कर सकूं। बट ये सारी चीजें सुनने के बाद जो डारोंग की होती है वो अपनी दोस्त फियोन की तरफ देखते हुए कहती है, मॉली फियोन, मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहती हूँ। मॉली फियोन और उसके फादर समझ जाता है कि इस वक्त डारोंग की को थोड़ी सी अकेलेपन की नीड है, इसलिए वो उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देता है। इन लोगों के जाते ही जो डारोंग की होती है वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है एंड चीखना और चिल्लाना भी स्टार्ट कर देती है। मॉली फियोन और उसके फादर ये सारी आवाजें सुनते हैं और उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। बट डारोंग के लिए रोना भी काफी ज्यादा जरूरी था, वरना वो ये सारी चीजें कब तक अपने दिल के अंदर दबा के रख सकती है। कुछ टाइम तक ये सारी चीजें कुछ इसी तरीके से चलती है, बट कुछ ही टाइम के बाद जो डारोंग की होती है वो रोना बंद कर देती है, लेकिन उसका मुंह पूरी तरीके से सूज चुका था। वो डार्क हॉल यांग पैंग गिल्ड को कॉल करती है। विवाह का जो चीफ होता है वो डारोंकी का कॉल पिक करता है और कहता है, डारोंकी, तुम्हारे फादर मर चुके हैं एंड उन्होंने तुम्हारे लिए 30,000 कॉस्मिक सैंड डार्क पैलेस के अंदर तुम्हारे नाम पे रिजर्व करके रखा है। साथ ही साथ मॉली मैंग यानी कि मॉली फेंगक्योंग के फादर, उन्होंने भी तुम्हारे नाम के ऊपर कुछ 20,000 कॉस्मिक सैंड रिजर्व करा है। इस तरीके से अभी तुम्हारे नाम के ऊपर टोटल 50,000 कॉस्मिक सैंड है। जिसके बाद जो डारोंग की होती है वो चीफ से कहती है, चीफ, मैं 40,000 कॉस्मिक सैंड ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट की सुपारी के लिए ऑफर करना चाहती हूँ। चीफ कहता है कि उनके नाम के ऊपर ऑलरेडी 1,20,000 की बोली लगी हुई है। हमारे 40,000 कॉस्मिक सैंड ऐड करने के बाद उनके नाम के ऊपर कुल मिला के 1,60,000 की बोली लग चुकी है। अभी भी तुम्हारे पास 10,000 कॉस्मिक सैंड है। जो डारोंग की थी उसने जानबूझ के इस रिवॉर्ड को बढ़ा दिया था ताकि कोई पावरफुल आदमी इस बाउंटी को एक्सेप्ट करे और प्रेसिडेंट जल्दी मारा जाए, क्योंकि अभी डारोंगी के लिए इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचा था एक बदले के अलावा। शिफ्ट होकर हम लोग को ब्लड पाइथन सोसाइटी का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे मॉली मैंग आ चुका था, यानी कि मॉली फिंगयांग का फादर। ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बताने वाला। जो मॉली मैंग होता है वो गुस्से में ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट को देखता है। वही जो प्रेसिडेंट होता है वो स्माइल कर रहे होता है। मॉली मैंग कहता है, क्या तुम सही में पागल हो चुके हो? जो डारोंग था वो हमेशा अपने मतलब से मतलब रखता था एंड वो हमेशा मेडिसिन को रिफाइन करता था, जो कि पूरी की पूरे एंटायर हुआंग सिटी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था। का तो तुम्हारे डार्क फोर्सेस से भी कोई लेना देना नहीं था। उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? हमारा ये जो रैकलेस बिहेवियर है इसके कारण पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर खलबली मच जाएगी एंड जब 5 मेजर फैमिलीज को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें लगेगा कि तुम पूरे के पूरे एंटायर हुआंग सिटी की स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हो। एंड अगर एक बार ये सारी चीजें हुई उसके बाद तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। भाई जो प्रेसिडेंट होता है वो शांति से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, जो भी मर्डरर है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरा भेस बदल के गया था। मुझे लगता है कि जो फूड नेशन के लीडर है जियो युन, वो काफी ज्यादा अच्छे है भेस बदलने में, जी तो उन्हीं के ऊपर शक है एंड मुझे लगता है कि उन्होंने डाओरोंगयोंग को मारा है। मॉली मैंग प्रेसिडेंट की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि डाओरोंगयोंग का लास्ट मैसेज था और वो श्योर था कि तुम ही ने उसे मारा है। मॉली मैंग कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना तक गिर जाओगे कि तुम अपने मर्डर का चार्ज किसी और के सर के ऊपर डालने की कोशिश करोगे। बट जो ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट थे वो अभी भी काफी ज्यादा शांत थे और वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा। के बाद जो मॉली मैंग होता है वो इसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर मुड़ के यहाँ से जाने लग जाता है एंड जाते जाते बस एक ही चीज कहता है, अगर तुमने सच्ची में उसे मारा होगा तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच सकते। वही मॉली मैंग के जाने के बाद जो ब्लड पाइथन गिल्ड का प्रेसिडेंट मुयांग होता है वो काफी ज्यादा काम डाउन हो जाता है, जिसके बाद वो मनी मन कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं कोई रूल फॉलो ना करूँ? तो क्या हुआ अगर मैं एक आध बंदे को मार भी दूं? मैं नहीं डरता किसी से भी एंड अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता भी है तो उसे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एंड जो डाओरोंगयांग था ये कितना लूजर था, इवन उसे मारने के बाद भी पूरी की पूरी केव के अंदर मुझे बस 2,20,000 कॉस्मिक सैंड मिले। मैं सोचा नहीं था एक ऐसा इटर्नल ट्रू गॉड जो कि टॉप 3 के अंदर आता है एल्केमी के अंदर पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर। मुझे तो लगा था ये बंदा काफी ज्यादा अमीर होगा, बट स्टिल इस बंदे को मारने के बाद भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अभी भी मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने आर्मर और अपने ट्रेजर्स को बेचना पड़ेगा ताकि मैं सेकंड पार्ट को खरीद सकूँ आयरन ब्लड सैंड मेथड के। ये जो आयरन ब्लड सैंड मेथड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इसी मेथड की मदद से वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है एंड वो ज्यादा टाइम तक अपने ब्रेक थ्रू के लिए नहीं रुकना चाहता था। ये जानता था कि इस तरीके से बाकी लोगों को मार के ये बंदा ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाला, ये एक ना एक बार पकड़ा जरूर जाएगा एंड जब वो पकड़ा जाएगा
जाएगा तो पूरी की पूरी फूड किंगडम मिलके इसे पे लेगी। इस टाइम ये अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए ये अपना ब्रेक थ्रू जल्दी से जल्दी करना चाहता था। ये अपना ब्रेक थ्रू एक बार चॉस लेवल के ऊपर कर देता है तो इवन जो फूड किंगडम है वो भी इसे मारने से पहले 1000 बार सोचेगी। जो प्रेसिडेंट थे उन्हें लगभग 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड की जरूरत थी उस मेथड के लिए। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन इसी तरीके से बीतता है। पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर जितनी भी मेजर फोर्सेस थी उनको पता चल चुका था कि जो डियोरोंग है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। साथ ही साथ ब्लड पाइथन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है मुयांग, उन्हें वो सस्पेक्ट बताया जा रहा है। एंड उनके सर के ऊपर जो मारने की उनकी बोली लगी थी वो यांगफांग गिल्ड के अंदर बढ़ के 1,60,000 कॉस्मिक सैंड तक पहुंच चुकी है। वही हम लोग को मॉली क्लैन के अंदर डाओरोंग की देखने के लिए मिलती है। वो मनी मन सोचती है उसके जो फादर थे वो काफी अच्छे पर्सन थे एंड उनके काफी सारे अच्छे दोस्त भी थे। एंड अभी उसके फादर मर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके किसी भी दोस्त ने उस बाउंटी को क्लेम नहीं किया या फिर उस बाउंटी को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके किसी भी दोस्त के अंदर इतना दम नहीं है कि वो उसके फादर का बदला ले सके। के बाद जो डाओरोंग की होती है वो यांगफैंग गिल्ड हॉल का एक टैबलेट ओपन करती है, यानी कि एक साइड ओपन करती है जिसके अंदर वो देखती है कि जो 4th हाईएस्ट बाउंटी थी वो डार्क फोर्सेस के लीडर के नाम के ऊपर थी, जिसका नाम था चुन यूई, जिसके सर के ऊपर लगभग 1,80,000 कॉस्मिक सैंड की बाउंटी थी। बट ये जो बाउंटी थी ये काफी ज्यादा पुराने टाइम से थी, लेकिन आज तक इस बंदे को किसी ने छूने की भी कोशिश नहीं की। एंड वही जो 5th नंबर के ऊपर बाउंटी थी वो इस वक्त ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट के ऊपर थी, जो कि 1,60,000 कॉस्मिक सैंड की थी। सोचती है क्या इस ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट को भी कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा? क्या इसी तरीके से ये बंदा जीता रहेगा या सही में ऐसा कोई बंदा भी आएगा जो कि इस बाउंटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा? इस वक्त जो डाओरोंग की थी उसे पूरी तरीके से पावरलेस सा फील हो रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बस एक वॉइड ट्रू गॉड थी और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अभी उसके दिमाग के अंदर लू फेंग का नाम आता है। वो लू फेंग के बारे में जानती थी। लू फेंग की पहले भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी पाइथन ट्राइब के साथ। उसके बाद जो लू फेंग था वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और पूरे हुआंग सिटी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स के अंदर से एक बन चुका था। सोचती है कि जो लू ही है यानी कि लू फेंग, वो डेफिनेटली उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो ब्लड पाइथन सोसाइटी से बिल्कुल भी नहीं डरते। जो डाओरोंग की होती है उसे एक मैसेज मिलता है कि इस वक्त जो लू फेंग है वो फायर इलम रेस्टोरेंट के अंदर है। ये जो न्यूज है ये उसे उसके गार्ड सियो युन ने दी थी, जिसे लू फेंग भी काफी अच्छी तरीके से जानता है। उसके बाद तुरंत जो डाओरोंग की होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है एंड वो लू फेंग से मदद मांगना चाहती थी। जैसे ही डाओरोंग की बाहर जा रही होती है तभी जो मॉली फियोन होती है वो उसे रोक लेती है और कहती है कि इस वक्त तुम्हारे लिए बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। डाओरोंग की कहती है कि अभी दिन का समय और चारों तरफ काफी सारे ट्रू गॉड्स है एंड अभी से ज्यादा सेफ टाइम उसे कोई भी नहीं मिल सकता। बस रात के टाइम पूरी की पूरी सिटी थोड़ी सी शांत हो जाती है। उसके बाद जो मॉली फियोन होती है वो कुछ टाइम के लिए सोचती है एंड फिर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक गार्ड टीम अरेंज करा रही हूँ एंड साथ ही साथ मॉली फैमिली की एक फ्लाइंग बोट भी, जिसके साथ तुम शायद से थोड़ी बहुत सेफ रहोगी। डाओरोंग की मॉली फियोन को थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो तुरंत बाहर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को फायर इलम रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, मोरूशा और इनका एक नया सर्वेंट यानी कि मू युंग क्योंग यहाँ पे बैठा हुआ था। सो यून होता है वो लू फेंग की तरफ आता है और लू फेंग को ग्रीट करता है और कहता है यूर एक्सीलेंसी, आज के लिए तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसेस है फायर इलम रेस्टोरेंट के अंदर वो सारे के सारे हमारी जो यंग लेडी है वो पे कर रही है। जो लू फेंग होता है वो सियोन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम यहीं पे हो जब से मैं पिछले बार फायर इलम रेस्टोरेंट को छोड़ के गया था? ये जो सियोन होता है वो हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है कि यंग लेडी ने मुझे ऑर्डर किया था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो डायरेक्टली फायर इलम रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और जाते जाते कहता है कि अपनी यंग लेडी को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। माफ करना, अभी तक लू फेंग रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आया था, जस्ट लू फेंग अभी अभी आया था। एंड जैसे ही लू फेंग रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा होता है, जो ब्लैक बचर होता है यानी कि रेस्टोरेंट का ओनर, वो तुरंत लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग और मोरूशा अंदर बैठ के काफी सारा फूड और वाइन एंजॉय कर रहे थे। वही उनका जो नया सर्वेंट था वो इस वक्त बाहर गार्ड कर रहा था। जो मोरूशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर, ऐसा लगता है कि जो एल्डेस्ट डॉटर है डाओरोंग फैमिली की वो सही में आपकी डिसाइपल बनना चाहती है। लू फेंग मोरूशा से कहते हैं कि उसके जो फादर है वो लास्ट नाइट मारे गए। मोरूशा ये चीज सुनता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लू फेंग को ये जो न्यूज है ये उसके नए दोस्त से मिली थी जिसका नाम एंटियान था, फिर आप एंट्रोपी भी समझ सकते हो। वह जो लू फेंग होता है वो कहता है कि जो हिडन पावर है फूड नेशन का हुआंग सिटी के अंदर जिसका नाम जियो यून है, उसके ऊपर जो बाउंटी है वो लगभग 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास है। जैसे ही मोरूशा इस चीज का नाम सुनता है 1 मिलियन, उसकी आंखों के अंदर एक अलग सी चमक देखने के लिए मिलती है और वो कहता है अच्छा मास्टर उसे मार दो, और अगर आपसे नहीं होता तो मैं मार देता हूँ। लू फेंग मोरूशा की तरफ देखता है और कहता है मैं खुद भी मार सकता हूँ, लेकिन वो मिलेगा तब ना, तुम्हारे पास कोई वे है कि तुम उस बंदे को लोकेट कर सको। गाइस लू फेंग ने मोरूशा को ये चीज इसलिए बोली थी क्योंकि जो मोरूशा था वो
ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के थ्रू बॉर्न हुआ था एंड मे बी उसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक हो सकती है विल की, जिसके थ्रू वो किसी की भी लोकेशन पता कर सके। ये टेक्निक उसके पास ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर तो थी, अगर लू फेंग के पास उसकी लेजेंडरी विल टेक्निक नहीं होती तो वो शायद से मोरुशा को कभी भी नहीं हरा पाता। तो मोरुशा होता है वो कहता है मे बी मैं उसे ढूंढ सकता था अगर मैंने उन्हें कभी देखा होता, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा है तो मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकता, ना कि मैं उनके ऑरा को फील कर सकता हूँ। जो लू फेंग था वो भी इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था। मोरुशा आफ्टर ऑल एक डॉगी की तरह था जिसे उस बंदे की स्मेल या फिर उस बंदे का एग्जिस्टेंस फील करने का एक मौका चाहिए था। के बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है इसका मतलब मैं बस ब्लड क्लाउड को मार सकता हूँ, बट एक मिनट मैं तो उसे भी नहीं मार सकता, वो भी पूरी तरीके से छुपा हुआ है और मुझे उसके लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। लू फेंग सोच ही रहा था कि उसे कब किसे मारना चाहिए, तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो इनका सर्वेंट होता है मो यूंग क्यांग, ये अचानक से लू फेंग की तरफ आते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर आपसे मिलने के लिए डाओ रोंग की आई है। ये चीज सुन के लू फेंग थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि लू फेंग इस जगह पे है, बट फिर वो कहता है कि उसे अंदर बुला लो। के बाद मू यू किंग यान बाहर जाता है और तुरंत डाओ रोंकी को बुला के लेके आता है एंड यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया।